नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में हमने डॉक्टर का अपहरण इस पार्ट में देखा है कि डॉक्टर साहब किस प्रकार उनका अपहरण हो चुका है और कोई भी नहीं जानता कि डॉक्टर साहब कहाँ चले गए हैं और कौन उन्हें ले गया है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आज हम पन्ना क्रमांक 22 पर देखेंगे कि डॉक्टर साहब किस प्रकार अपना मैसेज, अपना संदेश लोगों के लिए दे देते हैं और वे कहाँ जा चुके हैं। पन्ना क्रमांक 22 से पठन करेंगे सेकेंड पैराग्राफ से। ध्यान से सुनो, मैं शुरू कर रही हूँ। पन्ना क्रमांक 22। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। अब आगे। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। यानी डॉक्टर भटनागर का लापता होने की बात किसी को भी पता नहीं है। वे कहाँ गए इसका भी कोई पता नहीं। पुलिस भी उसकी जांच कर रहे हैं और कई दिन बीत गए हैं, कुछ भी सूचना नहीं मिल पाई। और सोचा जाता है कि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था। यानी शंका करना भी व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। यानी लोग हर तरह की बातें अपने मन में सोच रहे हैं। आगे देखेंगे। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। यानी पुलिस भी अब शंका व्यक्त कर रहे हैं, कहीं अगर वे नहीं गए, कोई अगर नहीं ले गया होगा तो डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टर के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, इसके लिए गुंडों ने भी शायद उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। ऐसा पुलिस एक सूत्र, एक विचार व्यक्त करते हैं। दूसरा विचार वे व्यक्त करते हैं, दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यानी पहला वे सोचते हैं कि उनके पास से कोई ज्यादा रकम ले लिया जाए। दूसरा विचार यह व्यक्त किया जाता है कि डाकू लोग क्यों ले गए होंगे कि उनका कोई डाकू बीमार हुआ होगा और उसका इलाज के लिए डॉक्टर होने के नाते वे डॉक्टर भटनागर को ले गए हैं। आगे क्या होता है देखेंगे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। यानी दिन पर दिन बीतते चले जा रहे हैं। पत्नी की हालत बिगड़ती चली जा रही, वह बार बार अपने पति के बारे में सोच रही है। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यानी डॉक्टर, यह अच्छे डॉक्टर है, उन्हें कौन अगवा कर सकता है, कौन इसे ले गया होगा। यह बात सोच सोच कर पत्नी ही नहीं तो पुलिस ही नहीं तो परेशान कौन है, बाकी लोग भी परेशान है, भयभीत हो गए हैं कि यह एक रहस्यात्मक ढंग से गायब हो चुके हैं कि जिसका किसी को भी पता नहीं है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी लोग हर तरह की बातें डॉक्टर के बारे में सोच रहे हैं कि डॉक्टर अचानक गायब कैसे हो गए, कौन इन्हें ले गया होगा। यह एक रहस्य ही है। अगर जमीन खा गई तो कहाँ छेद भी दिखाई नहीं देता, आकाश में चले गए तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, कौन से रास्ते से गए इसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिए हर एक अपने मन में ही सोच रहे हैं, डर चुके हैं और डर के मारे एक ही बार इनकी बात समाचार पत्र में आ गई थी
और बाद में डर का वातावरण पैदा हो गया, इसलिए वह भी अब समाचार आना बंद हो चुका है। आगे देखेंगे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हालत यानी दशा, सही बात है। अगर घर का एक काम कमाने वाला, कार्य करने वाला व्यक्ति गायब हो जाए तो घर के लोग अवश्य परेशान ही हो जाएंगे। और ऐसी हालत डॉक्टर भटनागर की पत्नी की हो चुकी है। वह तो अपने पति के बारे में सोचते सोचते पागल के जैसे बर्ताव कर रही है। यानी उन्हें ढूंढने के लिए वो हर एक कोशिश करती चली जा रही है। उसकी हालत, उसकी दशा पागल के जैसी हो गई है, ऐसा लेखक कहते हैं। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। यानी अपने घर का कोई व्यक्ति बाहर चला गया है, रात को नहीं आया, सुबह को आ जाएगा, ऐसा जो इंतजार करते रहते हैं घर परिवार के सदस्य, वैसा ही इंतजार यह डॉक्टर भटनागर की पत्नी करती चली जा रही है। वह इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि डॉक्टर एक ना एक दिन घर पर दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। और रोज सुबह उठकर वो दरवाजे में आकर उनकी राह, उनकी प्रतीक्षा कर रही है, उनका इंतजार कर रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। जैसे पहली बार डॉक्टर भटनागर को ले जाने वाली गाड़ी जो थी, पता नहीं कौन सी गाड़ी में गई, लेकिन जो निशान वहां पहली बार देख चुके थे, वैसे ही निशान कई महीनों बाद फिर से दरवाजे पर उन्हें नजर आए। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही उसने कई महीनों बाद वैसे ही निशान अपने दरवाजे के सामने पाए, तो शायद वह समझ गई कि शायद डॉक्टर उस गाड़ी से फिर आ गए हैं, लेकिन वे कहाँ है? वह उन्हें ढूंढती है और न मिलने पर वह फिर से वह क्या करती है? तुरंत पुलिस को सूचना देती है। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। यानी यह गाड़ी के निशान जो है अलग ही निशान है। हमारी जैसी गाड़ियां है वैसे निशान भी नहीं थे। लोग यानी जो पुलिस खोज करने के लिए आए थे, वह भी खोज अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। अंदाजा लगाना कठिन हो चुका था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी। यानी रिकॉर्डिंग की हुई एक सीडी वहां उन्हें तुरंत मिल गई और वह एक पॉकेट में, एक लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। जैसे ही गाड़ी पहियों के निशान उन्होंने वहां देखे थे, लेकिन गाड़ी न दिखाई देने की वजह के बजाय वहां उन्हें क्या दिखाई दिया? एक सीडी है और वह एक लिफाफे में बंद है। फिर वह सीडी में क्या है यह सुनने की एक व्यवस्था भी की गई और सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ भौचक्का यानी आश्चर्यचकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। डॉक्टर भटनागर उस सीडी में क्या बात कर रहे हैं लोगों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। देखे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब उस सीढ़ी में अपनी बातें लोगों को, अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम लोग मेरे लिए परेशान हो गए, यह मुझे भी पता है और अब तुम समझ भी गए होगे कि कितने महीने बीत गए हैं। शायद मैं मरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो, ब्रह्मांड यानी संपूर्ण विश्व,
ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। जैसे कि यह पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और डॉक्टर भटनागर दूसरे ग्रह पर चले गए, ऐसा वे हमें समझाते हैं। और समझाते हुए वे इतना भी कहते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी सिर्फ पृथ्वी एक ग्रह है। वे कहते हैं नहीं, हमारे जैसे और ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य न जाने कितने हैं, हर एक के अपने अपने ग्रह भी है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है जैसे हमारी दुनिया धरती पर बसी हुई है। और वे बताते हैं और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। वे जहां जा चुके हैं वहां के लोग हमसे ज्यादा उन्नतिशील यानी प्रगतिशील हो चुके हैं, ऐसा वे वहां जाकर हमसे तुलना करते हैं। वे आगे कहते हैं, मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। यानी जो कुछ भी बात वे वहां से बता रहे हैं, वो सीढ़ी में उनकी आवाज लोग सुन रहे हैं। वे लोगों को समझाना चाहते हैं कि देखो, मैं जहां पहुंच चुका हूं वहां के लोग हमसे ज्यादा प्रगतिशील है, उस ग्रह के लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात को समझ सकेंगे और कुछ सबक ले सकेंगे। पन्ना क्रमांक 23 पर देखेंगे आगे क्या कहते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब वे सुनाते, देखो। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। यानी अमेरिका में डॉक्टर भटनागर का एक सम्मान यानी अभिनंदन का कार्यक्रम हो चुका था और उसका ज्ञान जो है, उसके ज्ञान के बारे में इन लोगों ने यानी जिस ग्रह पर वे अब मौजूद थे उस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। अपहरण करना यानी उठा ले जाना, कि यह डॉक्टर बहुत ज्ञानी है, यह हमारे उपयोग की बात हो सकती है, इसे हमें चुरा कर ले जाना ही है अपने ग्रह पर। ऐसी बात अमेरिका में हुए सम्मान में ये लोगों ने गुप्तता से जानकारी या सूचनाएं इकट्ठी कर ली थी और तब से वे उन्हें ले जाने की बात की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। जैसे ही भी उस दिन की बात वे बताते हैं कि जैसे मैं बाहर आ गया, एक आदमी ने बाहर खड़ी सवारी पर उन्हें चलने का इशारा किया, बैठने के लिए नहीं, चलने के लिए कहा। वे आगे कहते हैं, मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। यान था वह गाड़ी नहीं थी, वह यान था। यान यानी सवारी थी और एक वह विचित्र सवारी देखकर मैं भी चौंक पड़ा। चौंकना यानी आश्चर्यचकित हो चुका कि मैं किस पर चढ़ गया हूँ, ऐसा वे भटनागर जी हमें बताते हैं। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया और यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। देखो कैसी घटना हो चुकी है। यान था, वह कैसे किस प्रकार उन्हें यान में बिठाए, किस प्रकार उन्हें बेहोश कर दिया और जब होश आ गई तो यान पर वे मौजूद थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं।
यानी उस ग्रह का वातावरण अलग हो सकता है, इसलिए एक प्लास्टिक का सूट उन्हें पहना गया था। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी यह रिकॉर्डिंग जब उन्होंने सुनाई, उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने जो कुछ भी बातें बताई, हम समझ गए हैं कि किस प्रकार वे कहाँ हैं और किस हालत में है और वे वापस क्यों नहीं आ सकते। तो बच्चों, हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर किस प्रकार लापता हो चुके हैं और वे एक सीढ़ी जब भेज देते हैं तो उनकी आवाज उस सीढ़ी में हमें क्या बताती है, वे कहाँ चले गए हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वे उन्हें कैसे ले गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने इस सीढ़ी द्वारा हमें दे दी है। और इससे हम जान चुके हैं कि अब वे एक दूसरे ग्रह पर बसे हुए हैं और वहां से वापस नहीं आ सके हैं। तो वहां उनका काम क्या है, इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।